हेलो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम फार्मा का एक टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, तो हम इस लेक्चर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक वाला बहुत ही समरी टाइप करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो अपना इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक इन द रिलैक्स स्टेट। सो बेसिक फंक्शन देखते हैं इनके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के। जो सिंपैथेटिक है वो सब चीज़ों को डिक्रीज़ करता है, आप एसटी से याद कर सकते हो, सब चीज़ों को डिक्रीज करता है एक्सेप्ट द हार्ट वाला पार्ट। सो हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज करेगा। देन ब्रोंकस में SD4 डायलेशन, तो ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करेगा, सो कॉन्स्टिपेशन करवा सकता है। ब्लैडर में जो डेट्रोजर मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, तो यूरिन के आउटफ्लो को कम करेगा। ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशन को भी डिक्रीज करेगा। उसके बाद आई के अंदर क्या करेगा, मिड्रियासिस कराएगा, डी यहाँ पे है। और इसके बाद ये बाद में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में एक्टिवेट होता है। देन हार्ट के अंदर इसका काम बिल्कुल सिंपैथेटिक के अपोजिट होंगे सारे काम। हार्ट में ये सब कुछ डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट वगैरह को। ब्रोंकस के अंदर कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ये मोटिलिटी वगैरह इंक्रीज कर देता है, तो ये डायरिया करा सकता है। देन ये यूरिन आउटफ्लो को इंक्रीज कराएगा मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से। देन सिक्रीशंस को इंक्रीज कराएगा, आई के अंदर ये म्यूसिस करवा देगा। सो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इरेक्शन करवाता है, एंड जो सिम्पैथेटिक है वो इजैकुलेशन करवाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम ये डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो अपना होता है क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो होता है। तो क्रेनियल में 3, 7, 9 एंड 10 जो नर्व्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सेक्रल में S2, S3, S4। ओके, जो सिम्पैथेटिक है वो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। अब हम बात करते हैं जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो गैंग्लियन है जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये इसके सेंटर के बिल्कुल पास प्रेजेंट है। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक वाला है वो अवे दूर प्रेजेंट है। सो इन द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो छोटे हैं, स्मॉलर हैं एज कम्पेयर टू द दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और पैरासिम्पैथेटिक में इसका अपोजिट है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है कि जो प्री गैंग्लियोनिक जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटाइलकोलिन। सिंपैथेटिक के अंदर भी एंड पैरासिम्पैथेटिक सभी के अंदर सेम है। अगर हम बात करें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो यहाँ पे जो ऑर्गन के पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, सिम्पैथेटिक के अंदर वो डिफर करता है मेनली, तो वो नोर एड्रेनलिन होता है मेनली, नोरेपिनेफ्रिन होता है, बट कुछ केसेस के अंदर डोपामिन भी हो सकता है, डोपामिन होता है लाइक इन द GIT और किडनी के अंदर। और इसके अलावा एसिटाइलकोलिन होता है अपनी स्वेट ग्लैंड के अंदर। ओके, सो हम बात करते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के ऊपर आते हैं। वहाँ पे मेन अपना एसिटाइलकोलिन है, तो हम इसका सिंथेसिस देखते हैं। तो यार न्यूरोट्रांसमीटर हम किस चीज़ को तभी बोलते हैं जब वो उस न्यूरॉन के अंदर ही सिंथेसाइज हो। ओके, सो एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस तो ऑफकोर्स इस न्यूरॉन के अंदर ही होगा। तो एसिटाइलकोलिन किससे मिलकर बना है, एसीटेट चाहिएगा हमें, और क्या चाहिएगा, कोलिन चाहिएगा। सो जो एसीटेट है वो तो कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है न्यूरॉन का, वहाँ से हमारा एसीटेट आएगा, एंड द कोलिन आएगा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन से बाय सोडियम कोलिन सिम्पोर्टर। तो यहाँ से हमारा कोलिन अंदर आ गया न्यूरॉन के अंदर, एसीटेट यहाँ पे प्रेजेंट था। तो बाय द एंजाइम कोलिन एसीटेट ट्रांसफरेज, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर एसिटाइल कोलिन बनने के बाद वो हमारा एसिटाइल कोलिन जाएगा वेसिकल के अंदर यहाँ पे, तो फिर वेसिकल के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो उसके वजह से एसिटाइल कोलिन की जो वेसिकल है वो मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेगी और वो बाहर रिलीज हो जाएगी। एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर, उसके बाद वो एक्ट करेगा निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। फिर एसिटाइल कोलिन जब यहाँ पे क्लेफ्ट के अंदर आ गया तो उसका डिग्रेडेशन, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है बाय एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 ड्रग्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज़ द हेमिकोलिनियम। जो ये वाला ड्रग है क्या करता है, एसिटाइल जो कोलिन है उसका अपटेक नहीं होने देता। नेक्स्ट है विसामिकोल, ये क्या करता है, हेमिकोलिनियम से आप याद कर सकते हैं, हेमी मतलब आधा कोलिन, मतलब कोलिन को नहीं जाने दे रहा, इनियम मतलब अंदर नहीं जाने दे रहा। विसामिकोल क्या होता है, वेसिकल, वेसिकल से कर सकते हो कि एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के अंदर नहीं एंटर करने दे रहा। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का बाहर रिलीज नहीं होने देता। तो अब याद कर सकते हो बोटुलिनम लाइक अ बोटल, मतलब ये न्यूरॉन एक बोटल की तरह मान सकते हो आप। तो बोटुलिनम टॉक्सिन यहाँ से रिलीज नहीं होने देता एसिटाइल कोलिन का। तो यहाँ पे मेन ड्रग्स थे। उसके बाद हम जो बोटुलिनम टॉक्सिन है उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। यार बोटुलिनम टॉक्सिन हमारा एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ नहीं होने दे रहा। ओके,
तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन तो होने नहीं देगा ना, तो ये मेनली मसल की क्या कराएगा, रिलैक्सेशन करा देगा। और इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज लाइक अक्लेशिया कार्डिया, ब्लीफेरोस्पाज्म या फिर टोर्टिकोलिस जो आपने सुना होगा। इसके अलावा स्क्विंट वगैरह में, माइग्रेन हेडेक में। ओके, और एक होता है इसका रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए, तो एजिंग को दिखने नहीं देता है फेस वगैरह पे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके रिसेप्टर्स के ऊपर। जो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के, वो दो है मेनली, एक होता है मस्कुरानिक रिसेप्टर एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर। पहले हम इसका बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कौन सा कहाँ प्रेजेंट है। सो यार जो मस्कुरानिक रिसेप्टर है वो होते हैं M1, M2, M3, M4, M5। जो M1 वाला है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं है कि M1 स्टमक के अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा, ये M1 to M5 सारे CNS ब्रेन में तो होते ही हैं प्रेजेंट। सो इसके अलावा मोस्टली ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जाके सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, देन क्या करेगा, HCl का इंक्रीज़ कर देगा। तो M2 हमारा होता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट, तो हार्ट वाले पार्ट को डिक्रीज़ कर रहा था पैरासिम्पैथेटिक, तो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया कर देगा। M3 प्रेजेंट होता है बाकी सब जगह पे, जैसे आई के अंदर क्या करेगा, मियोसिस कर देगा। ब्रोंकस का क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा। GIT में क्या करेगा, मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा एंड डायरिया वगैरह कोज कर सकता है। ब्लैडर के अंदर एक डेट्रोजल मसल को कॉन्टैक्ट करेगा, यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा देगा एंड देन ग्लैंड्स के अंदर ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देता है। देन M4 एंड M5 आते हैं अपने। निकोटिन रिसेप्टर दो होते हैं, NN और NM। NN क्या होते हैं, बेसिकली गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर। जो NM वाला है वो अपना प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। अब यार हम रिसेप्टर का थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो रिसेप्टर मैंने बताया निकोटिनिक एंड मस्कुरानिक। जो निकोटिनिक होता है वो अपना आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है, मतलब कि सोडियम को सेल के अंदर कंडक्ट करता है। तो फिर इसमें दो होते हैं, NN और NM मैंने बताया। जो NN है वो गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक के अंदर भी और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी, इसके अलावा एड्रेनल मेडुला के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो NM है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, मसल के ऊपर NM रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सोडियम का अंदर इन्फ्लक्स होता है, देन मसल के अंदर डिपोलराइजेशन होता है एंड देन उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो इसका फंक्शन है। जो अपने मस्कुलानिक रिसेप्टर्स हैं वो अपने GPCR होते हैं, जिसमें GQ, GI एंड GS ये सब होता ही है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा क्या होता है। देन M1 मैंने बताया आपको स्टमक के अंदर होता है, M2 मैंने बताया हार्ट के अंदर होता है, M3 मैंने बताया बाकी सब लोकेशंस के अंदर होता है, M4 एंड M5। जो M3 है उसको थोड़ा देखते हैं यार। जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं ब्लड वेसल की, वहाँ पे अपना M3 प्रेजेंट होता है। तो सपोज जो ब्लड में एसिटाइलकोलिन होगा M3 के ऊपर यहाँ पे एक्ट करेगा, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो M3 है वहाँ पे एक्ट करेगा और वहाँ से हमारा NO रिलीज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलीज फैक्टर है। तो वो क्या करेगा, स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल होती है वहाँ पे एक्ट करेगा एंड उनकी रिलैक्सेशन करवा के वेजोडाइलेशन करवा देगा। सपोज अगर क्या कुछ कंडीशन में क्या हो, अगर ये एंडोथेलियल सेल है वो डैमेज हो जाए यहाँ से, तो फिर जो एसिटाइलकोलिन है डायरेक्टली स्मूथ मसल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। और स्मूथ मसल्स के ऊपर भी क्या है, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब वो डायरेक्टली मसल के ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन कर सॉरी मसल का क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। सलेवरी ग्लैंड के अंदर जाएगा, सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। स्मूथ मसल ब्लैडर की मान लो वहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। नेक्स्ट यार ये टेबल दी हुई थी KDT में, तो इसका मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया सब कुछ। एक ये देख लो M1, M2, M3 था। जो M2 है वो अपना इनहिबिटरी टाइप है GI, एंड जो M1 और M3 है वो अपना GQ टाइप है। ओके, क्योंकि जो M2 है वो अपने ऑटो रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो वो साइनेप्टिक लेफ्ट के पहले प्रेजेंट होते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, और वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सो यहाँ पे मेन हमें इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देखने हैं, ये हमें बाद में डिस्कस क्लियर हो जाएंगे जब हम पूरा लेक्चर देख लेंगे। तो बात करते हैं इनके एंटागोनिस्ट की। सो जो M1 है उसका एंटागोनिस्ट होता है पिरांजिपिन एंड टिलांजिपिन। ओके, M2 का एंटागोनिस्ट होते हैं मिथोट्रैमिन एंड द ट्रिप्टारेमिन। देन M3 का होता है सोलिफिनासिन एंड डेरिफिनासिन। अब जो इनके एगोनिस्ट हैं वो मिथानिकोल होता है M4 मिथानिकोल, M4 मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के अंदर कहाँ M2 रिसेप्टर होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मिथानिकोल B4 मिथानिकोल, B4 ब्लैडर, और ब्लैडर के अंदर M3 होता है। ओके, और एगोनिस्ट में यहाँ पे आएगा ऑक्सो ट्रिमोरिन, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनका। देन मैंने आपको NM और NN बताया था, ये भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया, इसका भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देखना है। तो जो ट्यूबोकुरारिन और द एल्फा बुंगारोटॉक्सिन, जो ये दोनों हैं ये इसके एंटागोनिस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जब सर्जरी के टाइम पे हम इनको देते हैं एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट।
ओके, तो उसकी रिवर्सल के लिए फिर हम बाद में ड्रग्स यूज़ करते हैं, एनएम स्टिमुलेटर्स लाइक नियोस्टिग्मिन वगैरह आई थिंक। यहाँ पे जो एन है उसके अंदर आएगा। अब इसको याद कैसे करें एन वाले की, यार एन दो है ना ये, तो फिर एगोनिस्ट में तो कुछ डी से स्टार्ट होने वाला आएगा, डाई, मतलब DMPP एंड निकोटीन तो होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ही चल रहे हैं, 2 के बाद आएगा 3 मतलब ट्राईमिथोफेन, उसके बाद आएगा 3 का डबल 6 तो आएगा हेक्सामिथोनियम। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो क्युरारे वाले हैं, ट्यूबोकुरारिन एंड अल्फा बुंगारा टॉक्सिन, और यहाँ पे आएगा PTM एंड निकोटीन इसका एगोनिस्ट आएगा।